Hello everyone, welcome back to Rankers Class 9-10 NNTSC channel, and I welcome to all of you in another beautiful session in which हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि प्रीवियस वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने प्रोवाइड कराया था। तो जिसके पास अभी क्वेश्चंस नहीं है, मेक श्योर आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखो, क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करो। आफ्टर दैट इस वीडियो में उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने की कोशिश करना। तो बेसिकली ये वीडियो प्रीवियस वीडियो की सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है। अगर आपके पास उस क्वेश्चंस की सीरीज नहीं है, उस क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं है, तो मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियो को देखो और उनके स्क्रीनशॉट्स लो और लेने के बाद उनको अटेम्प्ट करो अपना प्रॉपर। आफ्टर दैट फिर सॉल्यूशन को देखना और ट्राई करना कि आपका अप्रोच सही था या फिर आप कहाँ पे डिफरेंट थे, कहाँ पे आप रॉन्ग थे, वो सारी चीजें चेक करने की कोशिश करना। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आपको रैंकर्स एनटीएससी ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, इसको डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के साथ साथ दो चीजें आपके पास और आएंगी पेड अपॉर्चुनिटीज में, पर्सनल मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज। दोनों चीजें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपके ऊपर है, आप फ्रैंकली उस चीज को ज्वाइन करो और उस चीज का फायदा उठाएं। और आज मैं जो भी अक्षय सेशन की पीडीएफ होगी, मैं पीडीएफ ऐप पर ही अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऐप पर ही जाना पड़ेगा। तो दोनों चीजों के लिए आपको ऐप पर ही जाना है। तो मेक श्योर आप ऐप पर बने रहें, लगातार चीजों को देखते रहें, डाउनलोड करते रहें, फायदा उठाते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये दिखा देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन जितने लोगों ने कर दिया है, कंग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चंस को सपोर्ट किया अटेम्प्ट किया, ये अच्छी चीज लगी। अब जो नहीं कर रहा यार, कहीं ना कहीं वो अपना लॉस कर रहा है, मेरा कुछ नहीं लॉस करेगा, उसका लॉस होगा कि वो अटेम्प्ट नहीं दे रहा, वो चीजों को सीखने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर आप सीख रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फ्यूचर फाउंडेशंस में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो थोड़ा सा हम लोग फील ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल होगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया है, विच इज t इज इक्वल टू 0 टाइम पर हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं इस बॉडी को। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम, इट मीन्स kinetic energy is uniformly increasing with time. What it means कि kinetic energy is directly proportional to t। जिस रेशियो में टाइम आपका इंक्रीज कर रहा होगा, सेम रेशियो में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही होगी। ये फंडामेंटल हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, मोशन चैप्टर में पूरा आपको पढ़ाया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जो अगर दो क्वांटिटी सेम रेशियो से इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इट मींस देयर इज अ रिलेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। अब यहां से हमें क्या चीजें चाहिए, नेट फोर्स के बारे में आइडिया चाहिए कि नेट फोर्स क्या होगा, किस पे डिपेंडेंट होगा। हमें पता है नेट फोर्स जो होता है वो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। क्या इतनी बात आपको पता है? पहले अगर ये बात पता है तो धीरे धीरे अप्रोच की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने माना कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास तो एम ही होगा, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कि मास ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। कि ना तो मास उसका बढ़ रहा होगा ना ही मास घट रहा होगा। लेकिन एक बात जो है कि कहीं ना कहीं इस बॉडी के पास एक्सेलेरेशन होगा। क्यों एक्सेलेरेशन होगा? क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आ रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इसको भी आप जरा ध्यान से देखिए। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक, अगर मैं एक केस की बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। लेट्स अज्यूम कि एक केस को ही आप अज्यूम करो कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली टाइम भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी भी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक है, मतलब एक फिक्स रेशियो की, हर 2 सेकंड में 5 जूल बढ़ गई या फिर हर 3 सेकंड में 10 जूल बढ़ गई, तो एक फिक्स रेशियो से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, मास अगेन कांस्टेंट है, 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। बची क्या? v, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी अगर चेंज कर रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सेलेरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। आई नो इतनी बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी कि अगर ये वेलोसिटी चेंज कर रही है, देयर मस्ट बी एक्सेलेरेशन, की एक्सेलेरेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इतनी बात आपको जरूर क्लियर हो गई होगी कि अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलेरेशन वहां पे इन्वॉल्व जरूर होगा, वो आया जरूर होगा। ठीक है, मतलब घर में जैसे गलती अगर हुई तो आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी उसमें, वैसे ही अगर वेलोसिटी में चेंज हुई तो वहां पे एक्सेलरेशन की इन्वॉल्वमेंट जरूर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, कांस्टेंट वैल्यू हटा देता हूं, क्योंकि कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी में हमें कोई मतलब नहीं होता। कांस्टेंट को आप डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो मैं वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कर दूं अगर। ठीक है, क्लियर कट बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ अंडर रूट ले रहा हूं, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टू। ठीक है, अंडर रूट टी मैं क्या कर रहा हूं, इस स्क्वायर को इधर भेज दिया मैंने। लेट्स से एक केस मैंने मान लिया। ठीक है, एक केस मैंने मान लिया, ये केस मान लो आया। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब हमें एक्सेलरेशन पता है, और एक्सेलरेशन देखो, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a।
ये फंडामेंटल हम क्रिएट कर सकते हैं कि फोर्स ऑन बॉडी जितना बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी उतना ही इंक्रीज करता जाएगा, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अगर इंक्रीज हो रहा है इट मींस फोर्स भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो रहा होगा अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, और जनरली ये कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, आप उस स्पीड से तो नहीं ले जा सकते लाइट की स्पीड से कि मास आपका वेरी कर जाए, बट हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल मास के कंसिडरेशन में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी चेंज कर रहा है तो फोर्स भी वहां पर होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी में क्या मेन आपका जो रेशियो होता है, मेन जो आपका टर्म होता है वो क्या होता है, v/t, मतलब चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जितना वेलोसिटी होगी पर यूनिट टाइम यही क्या होगी, एक्सेलरेशन आपकी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ v/t के टर्म्स में यहाँ पे चीजें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, इस प्रोपोर्शनलिटी के राइट में और लेफ्ट में t से डिवाइड कर लेता हूँ, तो v/t कर लेता हूँ, इधर इधर भी क्या कर लेता हूँ √t अपॉन का t कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज a एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर मैं a लिख दे रहा हूँ, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t/t। हमें पता है कि अगर मैं दो, ठीक है, √2/2 लिखूं तो इसका क्या मतलब है कि ये 1/√2 है। कैसे आता है भाई, टू को कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 ये लिख सकते हो क्या, √2 इंटू √2, तो एक √2 इससे कट गया बट बचा एक √2 तो 1/√2, वैसे ही √t अपॉन √t कट गया तो बचा कितना 1/√t। और हमें पता यही किसके प्रोपोर्शनल होगा, f के, क्योंकि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, तो यहां से आपकी जो f आ गया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √t पे डिपेंड कर रहा है। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आप प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करके यहाँ पर इक्वलिटी का साइन ला सकते हैं किसी भी एक के कांस्टेंट के थ्रू। ठीक है, मैंने नहीं किया बट आप कर सकते हो कि आप प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के लगा लो। व्हाट इट मींस कि के बराबर के ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर के कोई एक कांस्टेंट है इंटू टी, ये आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको ब्रेक करिए तो फिर भी आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम डिपेंडेंट जो आएगा वो 1/√t ही आने वाला, उसमें कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, जिसका जिसका करेक्ट था एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया दिस वन वाज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं यार बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इनको लगा रहे होंगे, इनको अगर सीख रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ चीजें अपने अंदर डेवलप कर रहे हो। ठीक है, बहुत थिंकिंग प्रोसेस ला रहे हो। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा करने वाला था। ठीक है, थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पर चेंज करने का था, क्योंकि पोटेंशियल जो था वो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट dr होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने नहीं बताई थी आपको, बट यहाँ पर आई होप इतना मिस्टेक आप कर गए होगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पोटेंशियल इज u बराबर अगर आप बोलते हैं तो माइनस का, ठीक है, नहीं नहीं u बराबर नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैं फोर्स मान लीजिए यहाँ से निकालता हूँ तो फोर्स की जो डायरेक्टली वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, k/r³ आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा बस चेंज होता है, इतना ही बस आपको चेंज करना था। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दोगे, आई होप आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी du/dr। ठीक है, f बराबर माइनस du/dr, डिफरेंशिएट कर देते हो यहाँ से, f बराबर माइनस du/dr। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करने का था, क्योंकि फोर्स और इसके बीच का रिलेशन यही होता है, जब आप इसको चेंज करोगे तो इस तरीके से वैल्यू आपकी निकल के आती है। ठीक है, df, ये भी आई होप स्मॉल फोर्स ही होगा, तो फोर्स बराबर ही है, तो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा, फोर्स की वैल्यू बेसिकली ऐसे ही निकलेगी यहाँ पे, तो इस इक्वेशन का यूज करके फोर्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यही थोड़ा सा फैक्ट था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस टाइम पे अगर ध्यान दिया होता तो पक्का मैं चीजें आपकी वो चेंज करवा देता। ठीक है, अब देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अंडर एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल दिस, इट्स टोटल एनर्जी इज दिस। मान लीजिए फोर्स आपके पास ये है, तो हमको क्या पता है कि अगर कोई बॉडी, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है अंडर एनी फोर्स, तो वो फोर्स क्या होगा, उस सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए किसकी नीड जरूरी है। देखो ओवरऑल हर मोशन में फोर्स लगता है, नो डाउट, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। अगर मास उस बॉडी का m है और v, अगर v उसकी वेलोसिटी है, v से ये घूम रहा है और इसका रेडियस r है, बॉडी का मास m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी mv²/r। तो फोर्स को यहाँ से इक्वल कर देते हैं, mv²/r ऑफ रेडियस बराबर k/r³। तो यहाँ से कट गया, ये कट गया, स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से mv² बराबर क्या आ गया, k/r² आ गया। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लाना चाह रहा हूँ तो हाफ हाफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बात बराबर अगर काट दो तो ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया यहाँ पर,
1/2 k/r का स्क्वायर बना। ठीक, अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना था। जरा ध्यान से देखिएगा कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपने पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी पावर में बताया था मैंने, टोटल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालनी थी, और पोटेंशियल तो हमारे पास पता था, पोटेंशियल अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पर जो नहीं पता था वो काइनेटिक एनर्जी नहीं पता थी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए फोर्स निकालेंगे। फोर्स जो होगा वो mv² के बराबर होगा, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ mv², बट यहाँ से वैल्यू आ रही थी mv², के इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ कट हो गए तो वो इक्वली 1 के आ जाता है। तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, -k/2r² प्लस k/2r²। तो भाई दोनों की वैल्यू तो बराबर है, तो दोनों कट जाएगा और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो जिसका जिसका करेक्ट था अगेन बताना कि भैया दिस वाज द करेक्ट, राइट। चलो आगे। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। एक बार रिस्पांस भी जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसा था, कैसी चीजें लेवल थी। अगर नहीं अच्छा होगा तो मैं और भी लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है। आपको सिखाने का मेरा मेन पर्पज है कि आप सीखें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखें, ठीक है। और लर्निंग जितना आपकी अच्छी होगी उतना आप अच्छा करोगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द नंबर ऑफ डेज इन ईयर वुड बी। तो देखो बेसिकली यहाँ पर कुछ करना नहीं था, बेसिकली आपको केपलर लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये काफी बार आप नहीं पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये जेई मेन जेई एडवांस आप कहीं भी जाओगे इनका यूज जरूर होता है। केपलर का भाई साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। विच इज व्हाट, क्या क्या था इनका भाई, कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। उनका रेडियस जो होगा यही होता है ना। तो यहाँ से या फिर आप बोल सकते हैं t1² अपॉन, अगर दो प्लेनेट की बात हो रही है या फिर दो अलग अलग सिचुएशन की बात हो रही हो, दो अलग अलग रेडियस की बात हो रही हो, तो यहाँ से r2 का क्यूब, ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अगर मान लीजिए सन और अर्थ का इनिशियल डिस्टेंस मान लेते हैं कि कुछ डी था, ठीक, मान लेते हैं कुछ डी था, हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक। अगर मान लीजिए पहले डी था, बाद में d/2 कर दिया गया, तो भाई हमें पता है कि 365 डे हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक रिवॉल्यूशन का। पूरे सन के अराउंड अर्थ का 365 डेज में वो रिवॉल्यूशन करती है। तो टाइम पीरियड तो हमें पता है 365 डे। t1 की वैल्यू हमें पता है, t2 की वैल्यू निकालनी है, और जब ये क्या है, r1 की वैल्यू d है, और r2 की वैल्यू क्या है, जब हम d को d/2 कर दे रहे हैं, हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तब अब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कम कर दे रहे हैं। तो यहाँ से t1 की वैल्यू क्या आएगी, t1 यहाँ पर t1 की स्क्वायर की वैल्यू 365 का स्क्वायर रखो, यहाँ से t2 की निकालनी है वैल्यू, तो t2 का स्क्वायर रखो, बराबर r1 का क्यूब क्या होगा, d³ होगा, अपॉन r2 क्या होगा, d/2 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से d³ कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ से t2 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू 365 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप कुछ मिस्टेक हो गई क्या, चलो जो भी होगा देख लेंगे। और यहाँ से आई होप इसको जब आप कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्स 1 to 9 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा बट अप्रॉक्स जरूर आएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ एक मिस्टेक हुई है, विच इज 1/8, अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे आएगा ना यहाँ पे 1/8, हाँ ये मिस्टेक हुई थी। बट जो t2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 129 डेज के आसपास आएगी। इसका क्या मतलब है, सिंपली कि अगर आप अपनी अर्थ और सन की डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो आपका जो डे होगा, ठीक है, जो टाइम पीरियड होगा, जो एक साल आप बोलते हो कि एक साल 365 दिन का हो, जो घट जाएगा, ठीक है। इवन आधे से भी घट जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आधे से भी ज्यादा, जबकि आपने डिस्टेंस आधा करी है लेकिन आपका जो टाइम पीरियड वो आधे से भी कम हो गया है, ठीक है। तो t2 विल बी 129 डेज के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। फोर्थ क्वेश्चन, हाइट एट विच, चौथा, द हाइट एट विच एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9, ग्रेट, वेयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ r। अगर सरफेस की बात करें, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो यहाँ पर g है, किसी h हाइट पर हमें निकालना है, जहाँ पर जो g डैश है वो g/9 है, बट हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है। बट सिंपली अगर आपके पास फॉर्मूला होगा, आपको याद होगा, तो आप कर जरूर सकते हैं कि g के टर्म्स में अगर वैल्यू, आप वैसे भी कर सकते हो, नो डाउट आप वैसे भी निकाल सकते हो, बट g के टर्म्स में अगर आपको निकालना हुआ तो कैसे आप प्रूव करोगे, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर सकते हो कि g डैश बराबर g इंटू r अपॉन h प्लस r का होल स्क्वायर। आई होप यही होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अभी आपके पास g डैश बराबर ये
अब सिंपली आपके पास जी डैश की वैल्यू है g/9 और g की वैल्यू g ही रहने वाली है, तो g डैश बराबर g/9 रखिए यहाँ पे, ये g रख लीजिए, ठीक है, इनटू r का स्क्वायर अपॉन h प्लस r का, ठीक है, होल स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर नहीं, r होगा ऊपर, ठीक है, r बाई ये हो गया, ठीक, जी कट गया यहाँ से, अगर आप इस इधर अंडर रूट ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू r अपॉन h प्लस का r आ जाएगा, और यहाँ से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 3r बराबर h प्लस r, तो r बराबर h बराबर 2r आ जाएगा, और 2r इज द करेक्ट आंसर। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इट मीन्स कि अगर आप अर्थ से जितना यहाँ सरफेस तक आए हो, सेंटर से उतना ही ऊपर और जाते हो आप, 2r बेसिकली ट्वाइस ऑफ दैट, ठीक है, 2r तक और जाते हो आप, तब जाके ये बात आपकी बनने वाली है, ठीक है, तब जाके आपकी ग्रेविटी क्या होगी, g/9 टाइम्स आएगी आपके सामने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, a satellite is moving with a constant speed in a circular orbit about earth. An object of mass is ejected from the satellite such that it escapes from the gravitational pull of the earth at the time of its ejection. Kinetic energy of particle, मान लीजिए आपके पास कुछ अर्थ है, ठीक है, सैटेलाइट, इसके यहाँ पे कुछ सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, हमें पता है इसको क्या बोलते हो आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हो, कि जिस ऑर्बिट में वो घूम रही होती है, और हमें पता है वीओ क्या होती है, वीओ क्या होती है, √2 टाइम्स ऑफ वीई होती है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं, मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी विल बी जस्ट इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है एक्चुअली। सैटेलाइट इज मूविंग, अगर मान लीजिए किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वीओ होगा, अगर किसी पार्टिकल को हम सरफेस से फेंक रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी, कि ये हमारी ग्रेविटेशनल पुल है, जिसके बाद अगर यहाँ जाती है तो इधर चली जाएगी, तो इस वेलोसिटी से हम फेंकें कि इस ग्रेविटेशनल पुल को ये क्या कर जाए, पार कर जाए, यहाँ से फेंकते फेंकते यहाँ जाए, और यहाँ करके इसको पार कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड के उस साइड चली जाए, लाइन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाए, ठीक है। तो जैसे आप बोलोगे सर्कुलर ऑर्बिट v कांस्टेंट स्पीड, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रही कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो हमें इसके स्पीड निकालनी है, बेसिकली इसके स्पीड ये, अगर मान लीजिए हमको, हम अगर सरफेस पर हमें यहाँ पे इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है पार्टिकल की, इस पॉइंट पर, तो हम जो बॉडी को वेलोसिटी दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं, क्योंकि हमें उसको आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल भेजना है कि वो वापस फिर से ना आ पाए, तो हम सरफेस पे जो वेलोसिटी दे रहे होंगे वो एस्केप वेलोसिटी दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो उस पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हाफ ऑफ m इंटू एस्केप वेलोसिटी का होल स्क्वायर, बोलो। और हमें पता है कि यहाँ पर जो गिवन है ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर v गिवन है, तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ m इंटू v की जगह क्या रखेंगे, √2v रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखेंगे mv स्क्वायर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इस √2 के होल स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी विल बी mv स्क्वायर। सो अगेन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने थे और पांचों के जवाब बहुत अच्छे थे, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे लगे प्रॉब्लम्स, अटेम्प्ट करने में मजा आया, कितना टाइम बेसिकली आपने कंज्यूम करा, ठीक, कितना टाइम आपने लिया इस प्रॉब्लम को पांचों को लगाने में। और जब भी नेक्स्ट सीरीज जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे टाइमर लगाएंगे अपने सामने, और उसके साथ ही साथ करेक्ट, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट जो भी आपका होगा वो सब कुछ बैलेंस वे में लिखेंगे, ताकि आपको ये पता चले आप कहाँ मिस्टेक करो और क्या चीजें और इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद।